अब आगे बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर, जो आप लोगों ने वोटिंग करके पसंद की, और ये कहानी पाकिस्तान की है, जो कि न सिर्फ आज धमाकों से दहल गया, बल्कि आज आपको वो चेहरे भी पाकिस्तान के दिखाते हैं जो इस तरह के कथित धमाकों के पीछे जिम्मेदार माने जा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक नए रहमान डकैत की, जिसके टारगेट पर दिल्ली को लेने की उसने बात कही है। एक तरफ जुबानी गीदड़ भभकी, दूसरी तरफ ग्राउंड पर आतंकी रहमान के मंसूबों को भारतीय सेना का मुंहतोड़ जवाब। देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में है, बॉर्डर के फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचकर बीएसएफ के जवानों से वो मिलते हैं, हौसला अफजाई जवानों की करते हैं। तो वहीं आज ही पाकिस्तान की राजधानी इन तमाम घटनाओं के बीच में इस्लामाबाद के इमामबाड़ा में जुम्मे की नमाज के दौरान इतना बड़ा धमाका हुआ कि पूरा पाकिस्तान हिल गया। इस्लामाबाद के जिस इमामबाड़े पर अटैक हुआ वो शिया मस्जिद है। सुसाइड अटैक में जब तक ये खबर लिखी जा रही थी 69 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 170 से ज़्यादा लोग घायल बताए गए और कई इनमें बहुत सीरियस भी हैं। सुन्नी बहुल पाकिस्तान में जुम्मे के दिन शिया मस्जिद पर हुआ यह हमला केवल एक आतंकी घटना पर नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के भीतर गहराते सिविल वॉर जैसे हालातों की ओर इशारा कर रहा है। पाकिस्तान की आबादी में शिया एक तरीके से अल्पसंख्यक माने जाते हैं। पाकिस्तान की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी में सुन्नी मुसलमान 90% के करीब हैं, तो वहीं शिया मुसलमान महज 8-9% के आसपास हैं। ऐसे में सवाल बड़े हैं कि क्या पाकिस्तान में शियाओं के साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है? पाकिस्तान में क्या शिया नरसंहार का दौर शुरू हो गया है, जैसा कि कभी 80 और 90 के दशक में हुआ करता था? क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की लीडरशिप में अब शिया निशाने पर आ चुके हैं? सवाल ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पाकिस्तान का पड़ोसी ईरान, जो शियाओं की आबादी का सबसे बड़ा मुल्क है, उससे पाकिस्तान क्या अमेरिका के इशारे पर जानबूझकर पंगे ले रहा है? और अगर पाकिस्तान ईरान में तनाव बढ़ता है तो इसका फायदा किसे होगा? और ऐसे में सबसे अहम पॉइंट ये हो जाता है कि क्या ये हमला ईरान को उकसाने के लिए किया गया है? पाकिस्तान के भीतर शियाओं पर हमला। अब एक बार फिर बात उसी आतंकी अब्दुल रहमान की करूंगा, जिसकी तस्वीर मैं आपको कुछ देर पहले दिखा रहा था, जो भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था। दिल्ली को दहलाएंगे, आगरे को जलाएंगे, क्या क्या बोलता है। ऐसे में अब सवाल उठते हैं, और सवाल ये कि क्या आतंकी रहमान की ये धमकी कश्मीर में आतंक पर लगातार जारी चोट की बौखलाहट है? दिल्ली और आगरा का नाम लेकर क्या लश्कर भारत के हार्टलैंड को टारगेट करने की साजिश रच रहा है? पिछले 48 घंटों में जैश के 3 आतंकियों का खात्मा, क्या ये पाकिस्तान की बौखलाहट है, या फिर अखंड भारत को खंड खंड करने का ख्वाब देखने वालों को ये पता चल गया है क्योंकि कब्र खोदने का सामान हिंद की सेना ने तैयार कर लिया है? सवाल है कि जम्मू कश्मीर में मारे गए ये 3 आतंकी उसी दिल्ली आगरा मॉड्यूल का हिस्सा थे जिसका जिक्र आतंकी अब्दुल रहमान कर रहा है। पाकिस्तान में खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगल रहा आतंकी अब्दुल रहमान मिल्ली मुस्लिम लीग का नेता है। मिल्ली मुस्लिम लीग पाकिस्तान का एक इस्लामी राजनीतिक दल है जिसे 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड आतंकी कमांडर हाफिज सईद ने शुरू किया था। पाकिस्तान का चुनाव आयोग इस दल को मान्यता नहीं देता है, वहीं अमेरिका भी इसे आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का मुख्य मुखुटा संगठन मानता है। आतंकी रहमान हाफिज का बेटा तलहा सईद का करीबी भी बताया जाता है। लेकिन जिस तरह आतंकी रहमान पाकिस्तान में खुलेआम तकरीर कर रहा है, भारत में हमले की धमकी दे रहा है, उससे तो ये साफ है कि उसके सिर पर पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ साथ मुनीर का भी हाथ है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि रहमान जैसे आतंकियों के भारत का खंड खंड का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। उल्टे हकीकत यह कि खंड खंड तो पाकिस्तान का होने वाला है। कैसे होगा, इसके लिए कल शाम 6:57 पर चक्रव्यूह का स्पेशल वीकेंड शो आप जरूर देखिएगा, कैसे खंड खंड होने वाला है पाकिस्तान। और अब खाड़ी में जंग प्रचंड, और इसकी वजह है ग्लोब पर एक ऐसा मुल्क जिसके पास आधिकारिक तौर पर एक भी परमाणु बम नहीं है, लेकिन पश्चिम के ताकतवर मुल्क ये मानने को तैयार नहीं है। उस देश पर सालों से दुनिया के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी दुनिया की महाशक्ति अमेरिका इस मुल्क से सीधे सीधे कोई भी पंगा या झंझट मोल लेने के नाम से आज भी थर थर कांपती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ईरान की। अब अमेरिका ने अपने नागरिकों को फौरन ईरान छोड़ने को कह दिया है।
अमेरिका ने ईरान के चारों ओर जमकर सैन्य घेरेबंदी कर ली है। युद्ध की बात राष्ट्रपति ट्रंप हर रोज कर रहे हैं, लेकिन ईरान पर हमला नहीं कर पा रहे। अब तो युद्ध की बनी स्थिति को टालने के लिए अमेरिका और ईरान के साथ बातचीत करने को भी तैयार हो गया है। दोनों देशों में यह बातचीत ओमान की राजधानी मस्कट में हुई। ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची शामिल हैं, तो अमेरिका की ओर से मिडिल ईस्ट के प्रेसिडेंट ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जबकि मध्यस्थता ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र अल बुसैदी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल कुछ खड़े होते हैं। अगर ईरान के पास एटम बम नहीं है तो अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान को ग्लोब से मिटाने की कस्में क्यों खाते हैं? क्या ईरान ने चोरी छिपे एटम बम बनाने की क्षमता विकसित कर ली है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का असली डर परमाणु बम है या ईरान की वो मिसाइलें जो बिना परमाणु वॉरहेड के भी तबाही ला सकती हैं? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को परमाणु युग में कदम रखने से पहले ही फिनिश करने का प्लान बना चुके हैं? कबीरदास जी का एक मशहूर दोहा है कि पोथी पोथी पढ़, पोथी पढ़ पढ़ कर जग बरा, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। लेकिन पंडित यानी पंडित के साथ घूसखोर जैसा अपमानजनक विशेषण लगाकर बनी फिल्म पर हंगामा मच गया है। मनोज वाजपेयी जिस फिल्म घूसखोर पंडित में लीड रोल में है, उस फिल्म पर आज मुकदमा हो गया। यह मुकदमा लखनऊ में हुआ और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हुआ। लखनऊ के हजरतगंज थाने में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। हजरतगंज पुलिस ने 3 बिंदुओं पर मुकदमा इस फिल्म पर किया है। पहला, जातिगत अपमान, दूसरा, सामाजिक आक्रोश और तीसरा, शांति भंग करने का प्रयास। हजरतगंज पुलिस के खुद संज्ञान लेकर फिल्म के डायरेक्टर और उनकी टीम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और जांच भी अब शुरू कर दी गई है। देखिए, जिस ढंग से फिल्मी दुनिया के लोग भारत की संस्कृति को और खासकर ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार के जो चलचित्र हैं वो समाज में प्रदर्शित नहीं होने चाहिए। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। इस प्रकार के चरित्र को वर्णन करना, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना किसी ऐसे समाज के लिए जिसने देश और समाज के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया है। भोपाल में तो ब्राह्मण समाज ने इस फिल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उनका गुस्सा इस बात पर फूटा कि फिल्म के नाम में घूसखोर पंडित लिखकर ब्राह्मणों को अपमानित किया जा रहा है और ये काम करने वाले भी ब्राह्मण ही हैं। दरअसल फिल्म के डायरेक्टर नीरज पांडे हैं, जो कि ब्राह्मण हैं। फिल्म में लीड रोल निभा रहे मनोज वाजपेयी भी ब्राह्मण हैं, लेकिन आंदोलनकारी ब्राह्मणों की अब मांग है कि इस फिल्म पर रोक लगाई जाए। जो कलाकार है मनोज वाजपेयी और जो फिल्म बनाने वाला है वो नीरज पांडे, तुम्हें तो ब्राह्मण कहने पे भी हमें शर्म आ रही है, तुम्हारे तो ब्राह्मणत्व पे भी हमें शक है, तुम्हारा डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। हमें तो शीर्षक और संवाद पे आपत्ति है। इनका जो शीर्षक है, संवाद है, ये अपना डिलीट करें, उसको हटाएं, तभी फिल्म चलेगी, वरना भोपाल, मध्य प्रदेश और भारत में ये फिल्म नहीं चलने देंगे। फिल्म को लेकर विरोध अयोध्या तक अब पहुंच गया है। वहां कई ब्राह्मण संगठनों ने इसे ब्राह्मणों के खिलाफ दुष्प्रचार माना। यहां तक कि संतों ने तो फिल्म के बहिष्कार की अब बात कर दी। क्या अन्य पंथ, मजहब, धर्म के लोगों को आप उसके नाम पर क्यों नहीं फिल्म बनाने का काम करते हो? आप क्या हिंदू सनातनियों को सहिष्णु समझ करके सनातनियों को टारगेट करने का काम करते हो? समाज में एक विध्वंसक जो है संदेश देने का काम करते हो, भ्रामक संदेश देने का काम करते हो। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मनोज वाजपेयी को सर माना चाहिए, क्योंकि मनोज वाजपेयी भी एक ब्राह्मण ही हैं और इस तरह से वो पंडित को घूसखोर साबित करना चाहते हैं। टाइटल क्या, उनको और कोई टाइटल नहीं मिला और कोई घूसखोर समाज में नहीं है। ऐसी स्थिति में पंडित घूसखोर नामक जो फिल्म आ रही है, इसका बाइकाट करना चाहिए। सभी समाज को इसका बाइकाट करना चाहिए। अब आपको इस फिल्म के बारे में बता देते हैं। फिल्म घूसखोर पंडित नाम है। ओटीटी प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स, उस पर यह रिलीज होने वाली है। लेकिन फिल्म में पंडित को घूसखोर बताने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी अब लग गई है। उस याचिका में कहा गया है कि यह एक समुदाय की सामूहिक मानहानि है। इस धार्मिक सामाजिक पहचान को जानबूझकर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से जोड़ा गया है। इसका मकसद पूरे ब्राह्मण समुदाय की सार्वजनिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना है, क्योंकि पंडित शब्द ब्राह्मणों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है।
एक पर्टिकुलर वर्ग को टारगेट किया यहाँ पे वो गलत है। इसको मानते उन्होंने नाम चेंज करने की बात की है, साथ साथ जितना एडवर्टाइजिंग मटेरियल को हटाने की बात की है, लेकिन जब तक वो नहीं हटता नंबर 1, और साथ साथ जो कंटेंट वेरिफिकेशन है वो बहुत ज़रूरी है इस मूवी का, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे वर्ग को, ब्राह्मण कम्युनिटी को टारगेट यहाँ पे आपने आक्रोश है, गुस्सा है फिल्म के खिलाफ, और फिल्म में पंडितों के अपमान को लेकर योगी सरकार एक्शन में है, तो दलितों की पैरोकारी करने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी ब्राह्मणों के सम्मान को लेकर अब मैदान में कूद पड़ी हैं। उन्होंने एक पोस्ट में एक्स पर लिखा है, ध्यान से देखिएगा, ये बड़े दुख व चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घुसपैठिया बताकर पूरे देश में जो इनका अपमान व अनादर किया जा रहा है, जिससे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है, इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। ऐसी जाति सूचक फिल्म पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। सिर्फ मायावती ने ही नहीं बल्कि धर्मगुरुओं ने भी फिल्म के ऐसे नाम पर ऐतराज जताया है, और उन धर्मगुरुओं में मुस्लिम भी शामिल है। हमें याद रखना चाहिए कि इस वक्त बॉलीवुड खत्म हो चुका है। अब बॉलीवुड वालों ने एक नया हरबा अपनाया है नफरत फैलाव का। ये नफरत फैलाने वाली ही फिल्में हैं और ये इस तरह की मूवियां बंद होनी चाहिए और इन पर रोक लगनी चाहिए। फिल्म के विरोध का, प्रोटेस्ट का, राजनीतिक हस्तक्षेप का, कोर्ट कचहरी के चक्कर का असर भी हो गया है। फिल्म प्रोड्यूसर नीरज पांडे ने आधिकारिक बयान जारी कर फिल्म को पूरी तरह काल्पनिक बताया। साथ ही फिल्म का टीजर और उससे जुड़े सारे प्रमोशनल कंटेंट को नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स और यूट्यूब से तुरंत हटा भी दिया गया है। नीरज पांडे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा, हम समझते हैं कि फिल्म के टाइटल से कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और हम उन भावनाओं का सम्मान करते हैं। इन्हीं बातों के मद्देनजर हमने फिलहाल फिल्म से जुड़ा सारा प्रमोशनल मटेरियल हटाने का फैसला किया है। हमारा मानना है कि फिल्म को पूरी तरह देखकर और उसकी कहानी के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, ना कि सिर्फ कुछ झलकियों के आधार पर उसे आंका जाए। मैं जल्द ही ये फिल्म दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए उत्सुक हूं। फिल्म घूसखोर पंडित में अभिनेता मनोज वाजपेयी एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी की भूमिका में निभा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है, जिसका नाम अजय दीक्षित है और जिसे लोग पंडित के नाम से पुकारते हैं। इसी आधार पर फिल्म का नाम घूसखोर पंडित शायद रखा गया होगा। अब बवाल मचा तो मनोज वाजपेयी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा कि जन भावनाओं को समझते हुए फिल्म निर्माताओं ने प्रचार सामग्री को हटाने का निर्णय लिया है। फिल्म में मुंबई में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने मामला भी अब दर्ज करा दिया है। अब फिल्म का नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा तो क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिल्म के खिलाफ जन भावनाएं सड़कों पर जरूर उमड़ पड़ी। हालांकि किसी फिल्म पर ना ये पहला विवाद है और ना ही ये आखिरी विवाद है, ये भी आपको समझना चाहिए। आप याद कीजिए कि जब फिल्म पद्मावत आई थी तो करणी सेना ने कैसे गदर मचा दिया था। उन्हें लगा था कि रानी पद्मावती का अपमान है। उसी तरह एक और फिल्म आई थी बिल्लू बार्बर, तब उसका विरोध हुआ था, तब बार्बर शब्द को हटाया गया। प्रकाश झा की फिल्म गंगा जल में साधु यादव के नाम के किरदार पर बवाल मच गया था। उस वक्त बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी और उनके भाई का नाम साधु यादव था। उन दिनों साधु यादव की छवि बहुत ज्यादा विवादित मानी जाती थी, इसीलिए फिल्म में जब खलनायक का नाम साधु यादव आया तो बवाल मच गया। अक्सर ऐसा होता है कि कई फिल्मों में कभी कहीं नाम पर तो कहीं दूसरे कारणों से विवाद पैदा हो जाता है, लेकिन आप सोचिए कि क्या बगैर कंट्रोवर्सी पैदा किए कोई अच्छा नाम नहीं रखा जा सकता? क्या सामान्य नामों से अच्छी फिल्में या कंटेंट नहीं तैयार किया जा सकते? जैसे कि मैं आपको याद दिलाऊं, कुछ OTT के प्लेटफॉर्म पर बढ़िया देखने वाली चीजें हैं, उनके नाम कितने सिंपल हैं। गुल्लक, पंचायत, ये ऐसे सीरियल हैं, ऐसी सीरीज हैं जो सुपर डुपर हिट हुए हैं। क्यों हुए? क्योंकि उनका कंटेंट जानदार था, उनकी स्टोरी, उनके किरदार पर काम किया गया था, कोई विवाद नहीं था, पर इतना बढ़िया लिखा गया था इस पूरी सीरीज को कि शानदार, हर व्यक्ति को पसंद आई। तमाम फिल्में आती हैं जो अपने नाम से नहीं, कंट्रोवर्सी और जिज्ञासा और दिलचस्पी पैदा करती हैं, और ऐसी जो कंट्रोवर्शियल चीजें लगता है कई बार कि जानबूझकर की जाती हैं ताकि सस्ती लोकप्रियता मिल सके, क्योंकि अगर आप मार्केटिंग करने जाएंगे, फिल्म का प्रचार प्रसार करेंगे तो खर्चा होगा। कंट्रोवर्सी क्रिएट कर लो,
आसानी से सारा काम हो जाएगा। फिलहाल घूसखोर पंडित के सारे प्रमोशनल मटेरियल जब फिल्म निर्माताओं ने हटा लिए हैं तो उम्मीद है कि मामला शांत पड़ जाएगा।